Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about current affair of March week 2. आज हम लोग बात करेंगे मार्च वीक 2 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उसके साथ साथ सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को बताई जाए उसे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। सभी को पता है इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है। इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट न्यूज़ के साथ। और आज का हमारा पहला न्यूज़ क्या आता है मार्च वीक 2 का। देखो, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अर्जुन मुंडा कौन से मिनिस्टर हैं? ट्राइबल वेलफेयर इनके पास है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास है। ये दोनों मिनिस्ट्री इनके पास है, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और ट्राइबल मिनिस्ट्री। इसके जो मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, उन्होंने इनोग्रेट किया 3 डेज वाला नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का इनोग्रेशन अर्जुन मुंडा जी ने कौन से प्लेस पर किया है? द नेम ऑफ दैट प्लेस इज झारखंड के अंदर नेशनल डेयरी मेला हुआ। याद रखो, नेशनल डेयरी मेला कहां पर हुआ? झारखंड में। नेशनल डेयरी मेला के साथ साथ एग्रीकल्चर एग्जीबिशन कहां पर हुआ? झारखंड में। तो ये बात आपको पता चल गई। इसको जो है ऑर्गेनाइज किसने करवाया? डेयरी की बात चल रही है, कहीं पर भी अगर डेयरी की बात आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए एनडीआरआई या फिर दिमाग में आना चाहिए एनडीडीबी। इंडिया में नेशनल लेवल पर दो ही बड़े बड़े डेयरी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीआरआई तो पड़ता है करनाल, हरियाणा में। एनडीआरआई कहां पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर। एनडीडीबी कहां पर है? आनंद नाम की जगह। आनंद कहां पर है? गुजरात में। तो ये दो ही हमारे नेशनल लेवल के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेयरी से रिलेट करते हैं। तो एनडीआरआई और एनडीडीबी। तो ये जो अभी नेशनल डेयरी मेला हुआ, इसका इनोग्रेशन, इसको जो ऑर्गेनाइज करवाया वो किसने करवाया? एनडीआरआई ने, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। क्लियर है? तो क्वेश्चन सिंपल, अभी हाल ही में नेशनल डेयरी मेला कहां पर हुआ? योर आंसर इज झारखंड। नेशनल डेयरी मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय एनडीआरआई। एनडीआरआई स्टैंड्स फॉर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? करनाल में। और डेयरी से रिलेटेड एक और भी है, एक कौन सा है? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आनंद नाम की जगह, गुजरात में। ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ है एनडीडीबी। और दूसरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एनडीआरआई। ये तो कहां पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर। और ये कहां पर है? एनडीडीबी। ये हमारा पड़ता है गुजरात के अंदर, आनंद में, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। कौन है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन सभी को पता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो ये सभी को पता है, वर्गीस कुरियन साहब, नाम याद रखिएगा। इन्हीं की याद में हमारे देश में नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया, वर्गीस कुरियन। इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट की थी आनंद नाम की जगह, गुजरात में। ओके, दो आप लोगों को नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पता चले। बात किसकी चल रही है? झारखंड की, जहां पर क्या हुआ? नेशनल डेयरी मेला और एग्रीकल्चर एग्जीबिशन हुआ। ठीक है, झारखंड की बात चल रही है, तो झारखंड से रिलेटेड और कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है? सर, झारखंड के अभी नए सीएम बने हैं, जिनका नाम क्या है? चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन, जिन्होंने रिप्लेस किया हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को रिप्लेस करते हुए चंपाई, हेमंत सोरेन को रिप्लेस करते हुए चंपाई सोरेन अभी हाल ही में नए सीएम बने हैं। किसके? झारखंड के। उसके साथ साथ झारखंड का फाउंडेशन डे 15 नवंबर को होता है। 15th ऑफ नवंबर फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड। झारखंड का फाउंडेशन डे होता है 15 नवंबर को। और इसके साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए, सेंटर फॉर प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, सेंटर फॉर प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ
ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज अभी हाल ही में हमारे देश की सरकार ने बोला है बनाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये कहां पर बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर झारखंड के कारसावन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, पदमपुर विलेज में। पदमपुर नाम की जगह जो कारसावन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है झारखंड में, यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है तो आप सभी को पता चल चुका है। यहाँ पर बनाया जा रहा है हमारे इंडिया का सेंटर फॉर प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर। जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए, ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो मनाया जा रहा है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। एक क्या चीज कह सकते हैं, एक सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ओके, पता चल चुका है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को इतने पॉइंट इससे रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब झारखंड से रिलेटेड एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर सारे के सारे दोबारा रिवाइज करवाते हुए, सबसे पहले हमने कौन सा देखा, झारखंड से रिलेटेड नेशनल डेयरी मेला कहाँ पर हुआ, झारखंड में। उसके साथ साथ झारखंड में इसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया है डेयरी मेला को, NDRI करनाल ने। उसके साथ हमारे देश में जो झारखंड है, झारखंड के CM अभी हाल ही में कौन बने हैं, चंपाई सोरेन बने हैं, हेमंत सोरेन को रिप्लेस करते हुए। साथ साथ झारखंड का फाउंडेशन डे 15 नवंबर को होता है। इसी दिन ही बिरसा मुंडा जी की याद में जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी की याद में। झारखंड में इसे वैसे नेशनल लेवल पर मनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको बोला था नेशनल जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो पता चल गया झारखंड के फाउंडेशन डे वाले दिन जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। साथ साथ सेंटर फॉर प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, ये कहां पर बनाया जा रहा है, कारवान डिस्ट्रिक्ट में, खारसावन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खारसावन डिस्ट्रिक्ट का झारखंड में बनाया जा रहा है, जहाँ पर पुराना ट्राइबल कल्चर है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको संजो कर रखा जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा पहला और उसके साथ साथ सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन इस न्यूज़ की कवर हुई है। आगे बात करते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, इलेक्शन कमीशन। सभी को पता है इलेक्शन कमीशन आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है और पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट, पड़ेगा ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि वो जो बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे, सभी को पता है जो बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे, अब बैलेट पेपर की जगह EVM मशीन आ गई बहुत सारी प्लेसेस पर। ठीक है, अब लेकिन बैलेट पेपर जो है वो पहले अगर 85 ईयर से ऊपर के लोग होते थे तो वो बैलेट पेपर से ही डाला करते थे, उनके लिए होता था कि आप बैलेट पेपर से डाल सकते हैं। यहाँ पर तो फ्रॉम 80 ईयर्स टू 85 ईयर कर दिया गया है। तो पहले जो थे वो 80 साल तक के, पहले 85 नहीं 80, पहले जो थे 80 साल से ऊपर के लोग बैलेट पेपर से वोट डाल सकते थे। अब 80 की जगह 85 कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब 80 टू 85 कर दिया, वहां पर जाकर लोगों के घरों में जाकर, जिनकी एज पहले 80 से ऊपर थी, उनके घरों में जाकर बैलेट पेपर के थ्रू वोट डलवाया जाता था। अब 80 नहीं 85 एज कर दिया, 85 ईयर से ऊपर के जो भी लोग हैं वो बैलेट पेपर के थ्रू जो है वोट डाल सकते हैं। पहले एज कितनी थी 80, बढ़ाकर कितनी कर दी 85। पहले 80 ईयर तक के लोग जो थे वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग करते थे, उसको बढ़ाकर 85 कर दिया गया है। ठीक है, देखो मिनिमम एज फॉर सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर पोस्टल ऑर्डर वोटिंग फ्रॉम 80 टू 85 ईयर्स, 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया। ठीक है, तो बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग अब 85 से ऊपर वाले करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नया डिसीजन लिया। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया, स्वीप नाम का प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग करवाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये स्वीप प्रोग्राम की शुरुआत की है। स्वीप की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। और क्या आया इलेक्शन कमीशन के बारे में, सभी को पता है इंडिया में एक जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर।
और ये अभी दोनों नए नए बने हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम, एक बने हैं जयनेश कुमार, दूसरे बने हैं सुखबीर सिंह संधू। तो यहाँ पर पता चल गया, एक जयनेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, एक सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये है राजीव कुमार। तो याद रखिएगा, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। उनके नीचे दो इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम जयनेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है। जयनेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है। क्लियर है? ये भी पॉइंट पता चल गया इलेक्शन कमीशन के बारे में। और न्यूज में चल रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक स्पेशल अभियान, एक स्पेशल कैंपेन हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम मिशन 414 है। मिशन 414 शुरू किया हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वहां पर वोटर टर्नआउट रेशो को मैक्सिमम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाले, उसको बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 शुरू किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ये सारे थे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड न्यूज। दोबारा देखते हैं हम इलेक्शन कमीशन को। 4 न्यूज है, अगली क्लास में 6-7 न्यूज होंगे इलेक्शन कमीशन से रिलेट करते हुए। ठीक है, पहला, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर के थ्रू जो वोटिंग होती है उसकी एज 80 थी, 80 से बढ़ाकर 85 कर दी है। उसके साथ स्वीप प्रोग्राम लोगों को वोटिंग के प्रति और मोटिवेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाया। स्वीप प्रोग्राम, स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रोग्राम। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, प्रोग्राम नहीं है, पार्टिसिपेशन है। ठीक है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। आगे बात करते हैं, इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम जयनेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है। उसके साथ हिमाचल प्रदेश में वोटिंग को मोटिवेट करने के लिए, वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया मिशन 414। मिशन 414 शुरू किया है। क्लियर है? ये सारे न्यूज़ किससे रिलेट करते थे? इलेक्शन कमीशन से, इंपॉर्टेंट थे। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो अगला न्यूज़ हमारा देखते हैं, यूएसए से रिलेट करता हुआ है। बहुत ही सिंपल सा, यूएसए और इंडिया के बीच में एक इंडियन कोस्टल गार्ड की एक्सरसाइज हुई है। यूएसए और इंडिया के बीच में इंडियन कोस्टल गार्ड की एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम क्या था? सी डिफेंडर। क्या नाम था? सी डिफेंडर 2024 नाम की एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए की कोस्ट गार्ड के बीच में हुई। इंडिया और यूएसए की कोस्ट गार्ड के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम क्या था? सी डिफेंडर। क्या नाम है? सी डिफेंडर। इसके साथ इंडिया और यूएसए की टाइगर ट्रिम्प नाम की एक्सरसाइज भी हुई। टाइगर ट्रिम्प नाम की एक्सरसाइज भी हुई। ये कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में। कौन सी एक्सरसाइज? टाइगर ट्रिम्प। टाइगर ट्रिम्प कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में। सर, इंडिया और यूएसए की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? जैसे आपने जापान की बताई थी, वैसे इंडिया और यूएसए की भी बता दो। सुन लो, एक तो होती है हमारी टाइगर ट्रिम्प। टाइगर ट्रिम्प, ठीक है। और कौन सी होती है? एक होती है युद्ध अभ्यास। एक होती है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक्सरसाइज। पहली कौन सी है? टाइगर ट्रिम्प। टाइगर ट्रिम्प, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप एक्सरसाइज। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज, कोप हो गई, वज्र प्रहार हो गई, युद्ध अभ्यास हो गई। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती हैं? इंडिया की कौन से देश के साथ होती हैं? इंडिया की यूएसए के साथ होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गई ये सारी की सारी एक्सरसाइज के नाम। ठीक है, दोबारा आप लोगों को सारा याद करना है। दोबारा आप लोगों को पढ़ाता हूँ इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइजेस के बारे में। ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहली कौन सी आती है हमारी? टाइगर ट्रिम्प। टाइगर ट्रिम्प की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती है? यूएसए के साथ होती है। ठीक है, उसके साथ और कौन सी पता चली है? उसके साथ हमें पता चली है कि एक एक्सरसाइज और है जिसका नाम युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास भी किस देश के साथ होती है? वो भी यूएसए के साथ होती है। एक तीसरी कौन सी है? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भी कौन से देश के साथ होती है? वज्र प्रहार भी हमारी यूएसए के साथ होती है। एक और कौन सी है? कोप। कोप भी कौन से देश के साथ है? हमारी यूएसए के साथ है।
ये चारों एक्सरसाइज इंडिया की यूएसए के साथ होती हैं। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा है नहीं सी डिफेंडर, अरे ये इंडियन कोस्ट गार्ड की है, वो सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। ये चारों मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, आर्मी नेवी और एयरफोर्स वाली, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है सी डिफेंडर, जो अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए की हुई है पोर्ट ब्लेयर पर। कहाँ पर हुई है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलो यूएसए क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या आता है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की बात करें तो सभी को पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल का अभी हाल ही में इन्होंने पहला सक्सेसफुल जो हमारा फ्लाइट टेस्टिंग है अभी इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल की है। जो हमारे इंडिया में बनी हुई अग्नि 5 मिसाइल है, इसकी अभी पहली फ्लाइट टेस्टिंग हुई है। इसकी अभी पहली फ्लाइट टेस्टिंग हुई है, जो किसने की है? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अग्नि 5 की अभी जो है वो फ्लाइट टेस्टिंग की है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। और ये इसका नाम क्या है इस फ्लाइट टेस्ट का? इस फ्लाइट टेस्ट का नाम रखा गया है मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र नाम रखा गया है, जिसे ओडिशा के अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से छोड़ा गया है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से छोड़ा गया है मिशन दिव्यास्त्र के अंदर अग्नि 5 मिसाइल को, जो किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने। किसने इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के बारे में क्या पता है सर? ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके बारे में ये पता है डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम समीर कामत है। क्या नाम है? समीर कामत, जिन्होंने अभी इंडियन नेवी का स्पेस नाम का प्रोग्राम शुरू किया है। जिन्होंने अभी हाल ही में इंडियन नेवी के लिए स्पेस नाम का प्रोग्राम शुरू किया है। ये स्पेस क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिएगा, अ स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर assortic characterization and evaluation। characterization and evaluation, ये स्पेस नाम का कोई प्रोग्राम है जो अभी हाल ही में केरला के इदुक्की में शुरू किया है, इनोग्रेट किया है। किसने? डीआरडीओ के चेयरमैन ने। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड कुछ एक जो रिसर्च को और इम्प्रूव करने के लिए स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो सिर्फ याद रखना है डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम क्या है? समीर कामत। इन्होंने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की है केरला में, और डीआरडीओ ने पहला अभी हाल ही में सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग किया अग्नि 5 मिसाइल की मिशन दिव्यास्त्र के अंदर। क्या नाम है? मिशन दिव्यास्त्र के अंदर डीआरडीओ ने इसे शुरू किया है। ठीक है, टेंशन मत लेना, एग्जाम में ऑप्शन देखकर बहुत सारी चीज़ें वहीं क्लियर होगी। कहीं आप लोगों के दिमाग में हो कि सर अभी तो पढ़ते चले जा रहे हैं, बार बार मैं बताता जाता हूँ, आपकी टेंशन का कारण नहीं बनना चाहता हूँ, टेंशन को दूर करना चाहता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से आप लोगों के सामने आती रहें। तो न्यूज़ तो सिर्फ ये था कि अग्नि 5 मिसाइल डीआरडीओ ने लॉन्च किया मिशन दिव्यास्त्र के अंदर। ये एडिशनल पढ़ा दिया ताकि डीआरडीओ से रिलेटेड आपको ये भी पता चले कि डीआरडीओ के चेयरमैन समीर कामत हैं, जिन्होंने नेवी के लिए अभी हाल ही में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत किया है। ठीक है, चलो तो ये पता चल गया। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। केरला, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। केरला के सीएम साहब पिनरई विजयन जी ने इनोग्रेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट गवर्नमेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। हाँ भाई, केरला इंडिया का पहला स्टेट बना है जिन्होंने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया। ओटीटी पता है ना? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप क्या होता है? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, बूट, सारे सुने हैं सभी ने, डिज्नी हॉटस्टार सभी ने सुने हुए हैं। तो ये जो सारे वो सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आजकल सब ओटीटी चल रहा है। तो कपिल शर्मा शो भी ओटीटी पे आने लग गया, पता ही है सभी को। तो अब ये ओटीटी की बात चल रही है। इंडिया का पहला स्टेट जिन्होंने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है सर? वो है केरला, जिसका अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सर उस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम तो बता दो। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, बूट है, वैसे ही उसका नाम क्या है? सी स्पेस। तो याद रखो, इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस स्टेट का नाम क्या है? केरला। और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस। याद रखना है, सी स्पेस नाम का प्लेटफॉर्म इंडिया का पहला स्टेट केरला जिसने लॉन्च किया है।
ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड मतलब सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या नेटफ्लिक्स सरकारी है, अमेजोन सरकारी है? नहीं, इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला स्टेट जिसने खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वही केरला है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस। ठीक है, याद रखना, ये बात किसकी चल रही है? केरला की। केरला के बारे में तुम्हें ये पढ़ा रखा है? पापानाशम बीच, पापानाशम बीच जो केरला की बीच है, तिरुवनंतपुरम में पड़ती है, जो वर्ल्ड की 100 बेस्ट बीच में जिसको स्थान मिला है, वर्ल्ड की 100 बेस्ट बीच में शामिल होने वाली केरला की पापानाशम बीच बनी है। थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को लास्ट क्लासेस में। तो ये दोनों न्यूज़ केरला के हो गए। दोबारा सुनो, केरला इंडिया का पहला स्टेट बना जिन्होंने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम सी स्पेस है, और सी स्पेस इंडिया का पहला गवर्नमेंट ऑन्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है। दूसरा, केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम में पापानाशम बीच पड़ती है, जो वर्ल्ड की टॉप 100 बीच में जिसने अपना स्थान बनाया, टॉप 100 बेस्ट बीचेस में अपना स्थान जिसने बनाया है। क्लियर? दोनों न्यूज़ केरला के बारे में क्लियर हो गए। अगला न्यूज़ चलते हैं। चलो, अगला आता हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब पेमा खांडू जी, उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन दोनों ने मिलकर इनोग्रेट किया नया डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में बना जिसका नाम है बिचोम डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? बिचोम डिस्ट्रिक्ट बना है, जो अरुणाचल प्रदेश का 27th डिस्ट्रिक्ट बना है। तो क्वेश्चन आ जाए, रिसेंटली कौन से स्टेट ने अपना 27th डिस्ट्रिक्ट बनाया? आपका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। उस 27th डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? आपका आंसर क्या होगा? बिचोम। बिचोम नाम का डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में कहां पर बना है? अरुणाचल प्रदेश में बना है। क्लियर है? चल गया पता? बिचोम नाम का डिस्ट्रिक्ट कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल के बारे में और न्यूज़ क्या है सर, ये बता दो। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम परशुराम कुंड फेस्टिवल है। परशुराम कुंड फेस्टिवल कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। परशुराम है ना, PARSHU, परशुम है, SHU है, परशुराम नहीं है, परशुम कुंड फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा, मोदी जी ने अभी हाल ही में सैला टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सैला टनल प्रोजेक्ट कहां पर बनाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 825 करोड़ की कॉस्ट से सैला टनल का इनॉग्रेशन किया है। सैला टनल इंडिया में कौन से स्टेट में बनाई गई है? अरुणाचल प्रदेश। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया है। तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश को दोबारा देखते हैं, 1 2 3 और 4 न्यूज़ ध्यान से सुनना है। अरुणाचल प्रदेश के 4 न्यूज़, 4 में से 3 नए हैं, 1 पुराना है। दोबारा सुनो। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में नया डिस्ट्रिक्ट बना है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बाइचोम, BICHOM, बाइचोम डिस्ट्रिक्ट बना है अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश का 27th डिस्ट्रिक्ट बना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? 27th डिस्ट्रिक्ट बना है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया गया अभी हाल ही में? परशुम फेस्टिवल, परशुम कुंड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके साथ साथ सैला टनल की बात चल रही है। सैला टनल इनॉग्रेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। सैला टनल इंडिया के कौन से स्टेट में बनाई गई है? बाय द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया। सैला टनल को ये बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। और उसके साथ इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहां पर बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब पूरा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितनी अपॉर्चुनिटी, कितने लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर कौन सी टनल बनी है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट भी बना है, उसके साथ सैला टनल भी बनी है, उसके साथ परशुम कुंड फेस्टिवल भी होता है, और बाइचोम नाम का नया डिस्ट्रिक्ट 27th डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में बना है। ठीक है। हाँ भाई,
एक एक न्यूज़ को 3-3 4-4 बार आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मतलब माइंड की कंसंट्रेशन लगाकर अगर क्लास को देखोगे तो चीज़ें बहुत सारी समझ में आएंगी। ये नहीं कि नीचे बेड पे बैठकर ऐसे और कर लेटे हुए देख रहे हैं तो वो लेटे लेटे ऊपर से सरक जाएगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चलो भाई अगले न्यूज़ पर पढ़ते हैं। अगला न्यूज़ आता है, एक नई एविएशन को लाइसेंस मिला है, ठीक है। नई एरोप्लेन कंपनी को लाइसेंस मिला है। जो लाइसेंस देता कौन है? DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी हाल ही में ग्रांट किया एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, किसे? जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को। जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को, जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को अभी हाल ही में एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिला है। और ये कहाँ पर पड़ता है? गोवा के अंदर पड़ता है। ये अपनी एयरलाइंस, इस एयरलाइन का नाम क्या है? फ्लाई 91। कंपनी का नाम क्या है? जस्ट उड़ो प्राइवेट एविएशन, जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। ये तो हो गई कंपनी का नाम। इसकी जो एयरलाइंस का नाम क्या है? एयरलाइन का नाम है फ्लाई 91। मतलब आपको जो प्लेन दिखेंगे फ्लाई 91 के दिखेंगे। और ये फ्लाइट 91 का जो पहला उड़ान है, पहला उड़ान कहाँ पर भरी गई है? वो कहते हैं ये जो हमारा गोवा है, गोवा के अंदर मनोहर पारेकर एयरपोर्ट है ना, मोपा एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट से लक्षद्वीप अगाती एयरपोर्ट तक, मोपा एयरपोर्ट लक्षद्वीप अगाती एयरपोर्ट, यहाँ पर पहली उड़ान भरी गई है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में नया एक एविएशन का कंपनी सामने आई है जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है जिसका नाम क्या है? जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये जो है पहली फ्लाइट इसने मोपा एयरपोर्ट, मनोहर पारेकर एयरपोर्ट से उड़ाई है अगाती एयरपोर्ट तक, ठीक है। उसके साथ साथ ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक प्लान है ना, उड़ान योजना का पार्ट बनने वाला है, बन चुका है। उड़ान योजना का ये पार्ट बना है जिसमें सस्ती फ्लाइट नॉर्मल आदमी भी एयर ट्रैवल कर सके, उसके लिए ये उड़ान योजना थी। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये हमारे देश की सरकार ने एक योजना शुरू करी थी ताकि आम आदमी भी बाय एयर ट्रैवल कर सके, सस्ती एयर टिकट हो सके। उड़ान योजना शुरू करी थी। और ये जो फ्लाई 91 नाम की जो एयरलाइंस है, जिसकी कंपनी का नाम जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है उड़ान योजना के अंदर, ठीक है। फ्लाई 91 एयरलाइंस का नाम, जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, उड़ान योजना से जुड़ी है, उड़े देश का आम नागरिक से। कहाँ से इनका फ्लाइट भरी गई है? पहली मनोहर पारेकर एयरपोर्ट और अगाती एयरपोर्ट से, ठीक है। चलिएगा अगला न्यूज़ क्या आता है हमारा? नाटो का तो पता होगा आप लोगों को, है ना। तो अभी बहुत ही न्यूज़ में चल रहा था जब आप लोगों ने देखा अभी ये डिस्प्यूट एक नाटो के कारण ही बहुत बड़ा पंगा हुआ था, है ना। नाटो के कारण ही अभी सबसे बड़ा पंगा आप लोगों को देखने को मिला था कि उसने कहा था कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाद में नाटो पीछे नाट गया था, नाटो मुकर गया था, नाटो ने आगे जाकर साथ ही नहीं दिया था। कौन से देश का? पता चल रहा ना, कौन से दो देशों के बीच में भी हाल ही में बहुत तगड़े वाला युद्ध हुआ था, पता है सभी को। मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को नहीं पता होगा। तो वही नाटो है। सर ये नाटो है क्या जो नाट गया था? उस देश की हेल्प नहीं करी थी इसने। नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 32 मेंबर देशों का एक ग्रुप है, याद रखो 32 मेंबर कंट्री का एक ग्रुप है। जो ग्रुप अगर इन 32 मेंबर कंट्री में से किसी एक पर भी हमला हो जाए तो नाटो ने ना अपनी स्पेशल फोर्स बना रखी है, नाटो अपनी स्पेशल फोर्स उस देश में भेज देता है। तो मतलब 32 मेंबर देश जो नाटो के अंदर आते हैं वो मतलब बाहर वाले देश उन देशों पर हमला करने से डरते हैं, क्योंकि नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मिलिट्री अलायंस है 32 मेंबर कंट्रीज का। तो 32 मेंबर कंट्रीज का जब एक ग्रुप है, 32 में से कोई भी बाहर वाला इन 32 पर हमला कर दे तो 32 मिलकर उसको तोड़ेंगे। समझ गए होंगे? तो नाटो की बात चल रही है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अभी हाल ही में नया मेंबर कौन सा देश बना है? स्वीडन। कौन सा देश बना है?
स्वीडन। स्वीडन नाटो का 32nd मेंबर बना है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो का हेडक्वार्टर पड़ता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर पड़ता है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कितने मेंबर कंट्री हैं? 32 मेंबर कंट्री हैं। किसमें? नाटो के अंदर। तो नाटो के अंदर 32 मेंबर कंट्री हैं। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के अंदर नया मेंबर देश कौन सा बना है? स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन। अरे वही स्वीडन जो वर्ल्ड लेवल के सबसे बड़े अवार्ड देता है। कौन से अवार्ड होते हैं सर? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सभी को पता है। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में मिलते हैं, 5 में स्वीडन देता है, 1 में नॉर्वे देता है। पता है ना? नोबेल प्राइज, अल्फ्रेड नोबेल अपनी संपत्ति छोड़कर गए थे। वही अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति जो आज तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो स्वीडन और नॉर्वे देते हैं। 6 फील्ड में मिलता है, 5 में स्वीडन, 1 में नॉर्वे देता है। कौन से अवार्ड? नोबेल प्राइज। तो वही नोबेल प्राइज वाला देश स्वीडन। स्वीडन की बात चल रही है। स्वीडन नाटो का नया मेंबर कंट्री बना है। स्वीडन ऑफिशियली ज्वाइंड द नाटो, बिकम द 32nd मेंबर। 32nd मेंबर कंट्री बना है स्वीडन। किसका? नाटो का। ठीक है, पता चल गया। अब बात क्या चल रही है कि सर नाटो का तो नया मेंबर देश पता चल गया, नाटो का हेडक्वार्टर भी पता चल गया। इसके साथ अटैच किया हुआ कोई न्यूज़ है? बिल्कुल है। पनामा नाम का देश, पनामा नाम का देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है। तुम्हें याद है? एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है सर, हमें पता है। उसका है आईएसए। आईएसए का हेडक्वार्टर हमें पता है गुरुग्राम में पड़ता है। गुरुग्राम हरियाणा में है। तो हरियाणा गुरुग्राम वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका नया मेंबर देश कौन सा बना है? पनामा। क्या नाम है? पनामा। तो अब 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, एक पढ़ा है नाटो, एक दूसरा कौन सा पढ़ा है? आईएसए। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आईएसए का गुरुग्राम हरियाणा में। नाटो का नया मेंबर कंट्री स्वीडन बना है और आईएसए का नया मेंबर कंट्री पनामा बना है। क्लियर है? हाँ भाई, एक एक न्यूज बार बार रिलेट करता हुआ बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो दोनों देश पता चल गए, दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की और। गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च अ नेशन वाइड initiative aimed at offering the credit support to the marginalized segment of the society। जो भी ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, उन तक लोन पहुंचाने के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण योजना की शुरुआत की है, तो जिसका नाम है पीएम सूरज। आपके लोग क्या याद रखना है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कौन सी योजना शुरू करी है? पीएम सूरज। पीएम सूरज, सूरज की फुल फॉर्म सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, पीएम सूरज। बस इतना सा याद रखना है। पीएम सूरज किससे रिलेट करती है? मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब गरीब तबके के लोग। ठीक है, मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से रिलेट करती है, जिसमें कहा गया है कि 1 लाख ऐसे एंटरप्रेन्योरर जो अपना बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण उसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको पैसा दिया जाएगा इस पीएम सूरज योजना के अंदर। कौन सी योजना है? पीएम सूरज योजना। क्लियर? सूरज की फुल फॉर्म सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम की फुल फॉर्म याद रखनी है पीएम सूरज की, और किससे रिलेट करती है। ऐसे ही उन्नति प्रोग्राम भी अभी हाल ही में शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। उन्नति की फुल फॉर्म क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। उत्तर पूर्व, अभी उत्तर पूर्व में जो भी स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्व में जो भी स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ये स्कीम अभी हाल ही में 10 सालों के लिए शुरू करी है, जिसका मेन मकसद है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। कहाँ पर? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, उनमें एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए
उन्नति स्कीम की शुरुआत की है। उन्नति की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, स्पेशल इनकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो ये भी पता चल चुका है। ये दोनों स्कीम हो गई, एक तो उन्नति स्कीम हो गई और दूसरा पीएम सूरज हो गया। सूरज और उन्नति दोनों पता चल गए। आगे चलते हैं अगले न्यूज़ पर। एडीबी, एडीबी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एडीबी ने अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ $23 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है फिनटेक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एजुकेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में। कहाँ पर? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी में। गिफ्ट सिटी जानते हैं? वैसे बहुत नहीं पता होगा तुम्हें। GIFT, गिफ्ट सिटी, ये क्या है? इंडिया में ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में, इंडिया का कोई पर्सन अगर USA में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करना मुश्किल है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बन रहे हैं इंडिया में। इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बन रहे हैं ताकि इंडिया के लोग बाहर भी इन्वेस्ट कर सके। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इनमें मदद करने वाला है। और ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना गुजरात के अंदर, जिसका नाम रखा गिफ्ट सिटी। गुजरात के अंदर इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना, जिसका नाम क्या है? गिफ्ट सिटी। वही गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ $23 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। किसने? हमारे देश की सरकार ने। हमारे देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $23 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर, फिनटेक एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया गुजरात के साथ हमारे देश की गवर्नमेंट ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया? एडीबी के साथ। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर पड़ता है। फिलीपींस जिसके अंदर 68 कंट्री मेंबर है। एडीबी के प्रेसिडेंट का नाम आपको पढ़ा रखा है MA मातासुगु असाकवा। मातासुगु असाकवा, MA। एडीबी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? MA मातासुगु असाकवा। ठीक हो गई बात। और एडीबी के साथ अभी हाल ही में $181 मिलियन का लोन एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडीबी के साथ $181 मिलियन का लोन एग्रीमेंट भी साइन किया है अहमदाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अहमदाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एडीबी के साथ $181 मिलियन का लोन भी एग्रीमेंट साइन किया है। मतलब एडीबी देखो गुजरात को कितना पैसा दे रहा है, $23 मिलियन यहाँ पर दे रहा है गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। $181 मिलियन और लोन दे रहा है गुजरात को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुजरात में पैसा लगाने के लिए अहमदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर। क्लियर? इतना पैसा एडीबी के साथ एडीबी से ले रहा है हमारे देश की सरकार और खर्च कर रही है कहाँ पर? गुजरात में। एडीबी के बारे में पता चल चुका है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर, मनीला में। और प्रेसिडेंट मातासुगु असाकवा है। ठीक है, चलें अगले न्यूज़ की ओर। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे जो भी अभी आप लोगों को बताए गए हैं, है ना? एक एक पॉइंट आराम आराम से बता रहा हूँ, 3-3, 4-4 बार आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, चलिएगा अगले न्यूज़ पर चलते हैं। और हमारा अगला न्यूज़ क्या आता है देखिएगा ध्यान से। द नेक्स्ट न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट न्यूज़ है उद्गम पोर्टल। आरबीआई ने एक शुरू किया हुआ उद्गम पोर्टल। ये क्या उद्गम पोर्टल? ध्यान से, पहले उद्गम की फुल फॉर्म अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझना। अब ना एक परिवार था, एक फैमिली थी, ठीक है? एक फैमिली में 4 लोग थे। अब 4 लोग थे। कई बार फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पर ना
एक दूसरे के साथ ज़्यादा पैसों से रिलेटेड, मतलब कई लोगों की फैमिली आप में से भी ऐसी होगी कि आपके फादर मदर आपको बताते नहीं होंगे कि उनका पैसा है कहाँ पर, उनका कौन से बैंक में अकाउंट चल रहा है आपको नहीं पता है, उनके साथ साथ हो सकता है कि दूसरे 4-5 बैंकों में अकाउंट चल रहा हो लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक फैमिली है, एक फैमिली है, ए फैमिली मान लेते हैं। ए फैमिली में एक पर्सन है जिनका नाम राहुल है। ये राहुल नाम का पर्सन जो है उसके बहुत सारे अकाउंट चल रहे थे, ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली राहुल की डेथ हो गई, ये राहुल नाम के पर्सन की डेथ हो गई। अब राहुल नाम के पर्सन की डेथ हो गई तो नेचुरली बात है, जब उसके परिवार वालों को पता ही नहीं है, आजकल वैसे भी अकाउंट सारे ऑनलाइन होते हैं, हो सकता है कि उसके जहाँ पर उसने अपना सामान रखा हो उस सामान में ना तो पासबुक मिली ना चेकबुक मिली, कुछ नहीं मिला। उसके परिवार वालों को क्या पता चलेगा कि राहुल नाम के बंदे का पैसा कौन कौन से बैंकों में पड़ा। एक आधे से मिल गया, बाकी क्या राहुल नाम का वो जो उसके परिवार वाले हैं क्या हर एक बैंक में जाएंगे कि राहुल का पैसा दे दो, राहुल का पैसा दे दो, राहुल का पैसा दे दो, ऐसा करेंगे? पॉसिबल है? सोच कर देखो सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसलिए ही हमारे देश में एक आरबीआई ने पोर्टल शुरू किया था, उद्गम पोर्टल। कौन सा पोर्टल? उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल पे क्या है कि ऐसा पैसा जिसका कोई वली वारिस नहीं है, 10 साल तक उसको कोई लेने नहीं आया, 10 साल तक उस पैसे को कोई लेने आ ही नहीं रहा है। मतलब अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके नॉमिनीज, कोई उस पैसे को लेने आया ही नहीं। उनको पता ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं कि राहुल, मतलब उनका फादर राहुल है और राहुल का पैसा है कहाँ। तो उसके लिए हमारा आरबीआई कहता है टेंशन मत लो, उद्गम पोर्टल बना रहे हैं। उद्गम पोर्टल पर सारे के सारे बैंक, अभी जैसे नए 30 बैंक कनेक्ट हुए हैं उद्गम पोर्टल से, सारे के सारे बैंक अपना डाटा डालेंगे ऐसे डिपॉजिट का जो 10 साल तक जिसको कोई निकलवाने नहीं आया है। 10 साल तक जिस डिपॉजिट का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ना जमा हो रहा है उस अकाउंट में, ना आ रहा है उस अकाउंट में, बस वो पैसे पड़े के पड़े हैं। मतलब कोई इधर उधर वाला कोई पर्सन ना तो लेने आ रहा है ना देने आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा जो है वो उद्गम पोर्टल पर डाला जाएगा। और अगर अब राहुल नाम के जो पर्सन है उसके जो भी बच्चे बुच्चे हैं अब उद्गम पोर्टल पर चेक कर सकेंगे। सारे के सारे बैंक इस पर डाटा डालेंगे, उसको अलग अलग बैंकों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्गम पोर्टल के थ्रू कनेक्ट होकर सारी चीज़ें, राहुल की इन्फॉर्मेशन डालकर, राहुल का आधार दूर नंबर डालकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि राहुल का कितना कितना पैसा किस किस अकाउंट में पड़ा है। क्लियर है? इसका मिसयूज़ नहीं होगा, टेंशन मत लो। ये ऐसे डिपॉजिट होंगे जो 10 साल से ऊपर वाले हैं, 10 साल से ऊपर तक जिसने कोई ना तो डिपॉजिट हुआ है जिस अकाउंट में, ना तो कोई पैसा विड्रॉल हुआ है जिस अकाउंट में, वो अनक्लेम डिपॉजिट के ऊपर बात चलेगी उसमें। ठीक है, पता चल चुका है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आरबीआई ने उद्गम पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उद्गम की फुल फॉर्म याद रखनी है, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे फॉर एक्सेस इंफॉर्मेशन, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद गोल्फर टाइगर वुड्स को अभी हाल ही में मिला है सम्मान बॉब जोन्स अवार्ड। बॉब जोन्स अवार्ड जो यूएस का गोल्फ एसोसिएशन का हाईएस्ट ऑनर है। टाइगर वुड्स को अभी हाल ही में, जो माने ताने गोल्फर हैं, इन्हें अभी हाल ही में बॉब जोन्स अवार्ड मिला है जो यूएसए के गोल्फ एसोसिएशन का सबसे हाईएस्ट ऑनर है। किसको मिला है? टाइगर वुड्स को। अवार्ड्स की बात चल रही है, टाइगर वुड्स को मिल गया बॉब जोन्स अवार्ड। उसके साथ ऑस्कर अवार्ड अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहे थे। ऑस्कर अवार्ड में एक्टर इन लीडिंग रोल किसको मिला है? सिलियान को। उसके साथ एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ईमा को। उसके साथ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हीरो। बेस्ट पिक्चर ऑफ एनिमर, तो ये आप लोगों को पता है ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। ये 3-4 मैंने नाम लिखे हैं, पूरा पढ़ना हो तो ऑस्कर अवार्ड गूगल पर सर्च कर डाल के पूरी कैटेगरी आ जाएगी। मैंने यहाँ पर बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और एनिमेटेड फिल्म और बेस्ट फिल्म यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा कौन से अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड से। ऑस्कर अवार्ड के साथ साथ अमिताभ घोष को अभी हाल ही में एरास्मस प्राइज मिला है नीदरलैंड से। एरास्मस प्राइज मिला है किससे? नीदरलैंड से। किसको मिला है? अमिताभ घोष, जो माने ताने राइटर हैं,
माने ताने राइटर हैं। माने ताने राइटर को अभी हाल ही में उनके जो पोइट्री के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो लिखते हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। जो हमारे राइटर हैं जिनका नाम अमिताभ घोष है, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अपनी बुक्स में लिखी हैं, जिस कारण से नीदरलैंड की सरकार ने इन्हें कौन सा दिया है, एरास्मस प्राइज 2014। एरास्मस प्राइज अमिताभ घोष को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस पोइट का, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष माने ताने राइटर अमिताभ घोष, कौन सा मिला है, नीदरलैंड से एरास्मस प्राइज। उसके साथ साथ प्रित्जकर प्रित्जकर प्राइज मिलता है आर्किटेक्चर के फील्ड में। ये जो मिला है वो मिला है रिकेन को। रिकेन जो कहाँ के हैं, जापान के रिकेन माने ताने आर्किटेक्चर हैं, जिन्हें मिला है प्रित्जकर प्राइज। कौन सा प्राइज है, प्रित्जकर। पहले तो क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल आ सकता है, प्रित्जकर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच, योर आंसर इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को मिलता है प्रित्जकर प्राइज। कौन से आर्किटेक्चर को मिला है, जापान के रिकेन को। जापान के रिकेन को मिला है, समझ में आ गया, प्रित्जकर। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है प्रित्जकर, एक होता है पुलित्जर। पुलित्जर तो आज पुलित्जर की बात चल रही है, पुलित्जर अभी मिलेगा। पुलित्जर अलग अलग फील्डों में मिलता है। ये बेसिकली जर्नलिज्म का माना ताना वर्ड है। स्पेलिंग देखो, पुलित्जर, PULITZER, पुलित्जर प्राइज। ये बेसिकली जर्नलिज्म का है, और भी फील्ड होती है लेकिन माना जर्नलिज्म में जाना जाता है। पुलित्जर जर्नलिज्म में, लेकिन प्रित्जकर PRITZKER, ये प्रित्जकर है, ये आर्किटेक्चर में है। कंफ्यूज मत होना, पुलित्जर और प्रित्जकर। प्रित्जकर आर्किटेक्चर में और पुलित्जर जर्नलिज्म में दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगले बात करते हैं, अगला आता है अभी रिपब्लिक ऑफ पेरू के। पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम क्या है, गुस्टावो लीनो पेरू के नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हरियाणा के नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम बने हैं। उसके साथ हंगरी के नए प्रेसिडेंट कौन बने, हंगरी के बने हैं तमास बने हैं हंगरी के। उसके साथ साथ अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं, किशोर मकवाना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बने हैं किशोर मकवाना। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को अभी ये दोबारा सुनो, ये अपॉइंटमेंट है कौन कौन सी। पहली अपॉइंटमेंट आती है पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, गुस्टावो लीनो। उसके साथ साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। उसके साथ हंगरी के प्रेसिडेंट, हंगरी मतलब जब भूख लगेगी तो तमास, तो याद रखो तमास, हंगरी के तमास बने हैं। उसके साथ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के कौन बने हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के किशोर मकवाना। क्लियर। और ये भी अपॉइंटमेंट है, नए प्रेसिडेंट बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। पैरालंपिक कमेटी पता है ना, पैरालंपियन जो दिव्यांग जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं देवेंद्र झझारिया, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। देवेंद्र झझारिया, तो याद रखिएगा देवेंद्र झझारिया। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं देवेंद्र झझारिया। कौन सा खेल खेलते हैं, जेवलिन थ्रो। इनके नाम आप लोगों को इनकी फोटो से पता चल रहा होगा, देखो इनका एक हाथ है और उसी हाथ से ये जेवलिन चला रहे हैं। तो जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल लेकर आए हमारे इंडिया के लिए देवेंद्र झझारिया, जो भी नए प्रेसिडेंट बने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। किसके, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। ये सारी अपॉइंटमेंट दोबारा देखो, पेरू के गुस्टावो लीनो, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, हंगरी के तमास, शेड्यूल्ड कास्ट की नेशनल कमीशन के किशोर, और नए प्रेसिडेंट बने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के देवेंद्र झझारिया।
ठीक है। इनसे पहले कौन थी? दीपा मलिक। दीपा मलिक वो जो शॉर्ट पुट खेलती थी, शॉर्ट पुट पता ना, गोला फेंकना, ये भाला फेंकना है, एक गोला फेंकना होता है। ठीक है, चलिएगा अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, कीर्ति प्रोग्राम की अभी हाल ही में शुरुआत हुई चंडीगढ़ में। कीर्ति प्रोग्राम, KIRTI, कीर्ति, कीर्ति की फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, जिसमें नया यूथ टैलेंट को सर्च करना, जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, उस टैलेंट को सर्च करने के लिए, स्पोर्ट्स टैलेंट को सर्च करने के लिए कीर्ति प्रोग्राम की शुरुआत करी अभी हाल ही में हमारे देश की यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ने। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, कीर्ति, कीर्ति की फुल फॉर्म खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके साथ खेलो इंडिया की बात चल रही है तो तुम्हें पता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मास्कॉट स्नो लेपर्ड बना है, लद्दाख रीजन में खेले गए। इसके अंदर यहाँ पर पता चल चुका है आप लोगों को, लद्दाख के अंदर कौन से, ये कौन से गेम्स हैं पता है आप लोगों को? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर खेले गए? लद्दाख के अंदर खेले गए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया है, लद्दाख के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 वाले जो 24 में हुए, ये कहाँ पर हुए? गुवाहाटी आसाम में हुए, जिसके अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ने टॉप किया किसमें? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। तो यहाँ पर 3 आपको पता चल गए खेलो इंडिया से रिलेटेड न्यूज़। पहला, खेलो इंडिया से रिलेटेड टैलेंट सर्च करने के लिए कीर्ति प्रोग्राम, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, खेलो इंडिया विंटर गेम अभी हाल ही में लद्दाख में हुए, जिसका जो मास्कोट था, मास्कोट पता है ना, शुभंकर, जब भी कोई प्लेयर जीतता है तो उसके हाथ में टेडी बियर सा देते हैं, तो वो टेडी बियर शुभंकर होता है मास्कोट, वो था स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड मास्कोट था जिसका नाम शीन ईशी था, शीन ईशी। ठीक है, उसके साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए? गुवाहाटी आसाम में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। कौन सी यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। आगे बात करते हैं इंडियन मैन टेस्ट क्रिकेटर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में जीता है एंथनी डी मेलो ट्रॉफी 2024। एंथनी डी मेलो ट्रॉफी इंग्लैंड को हराकर, जो इंग्लैंड के बेन स्टॉक जिसके कैप्टन थे, उनको हराकर अभी हाल ही में रोहित शर्मा की टीम ने जीती है एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। एंथनी डी मेलो ट्रॉफी ये इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी होती है, जो जीतता है सबसे ज़्यादा बार उसे ये मिलती है। तो इंडिया और इंग्लैंड की इस ट्रॉफी को जीता किसने? एंथनी डी मेलो ट्रॉफी 2024 को रोहित शर्मा ने जीता है। रोहित शर्मा, एंटनी डी मेलो ट्रॉफी कौन से देश के साथ होती है? इंग्लैंड और इंडिया की, इंग्लैंड और इंडिया की। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। इंटरनेशनल वुमेन डे, सभी को पता है वुमेन डे, आप लोगों ने अपनी वुमेन्स को विश किया होगा। ठीक है, आपकी मदर हैं, सिस्टर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर पता है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम था इन्वेस्ट इन वुमेन्स एक्लीरिएट प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वुमेन्स एक्लीरिएट प्रोग्रेस। ऐसे ही नो स्मोकिंग डे बनाया गया। नो स्मोकिंग डे जो मनाया जाता है वो सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, इस बार 13 मार्च को था। वर्ल्ड किडनी डे ये सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को होता है, इस बार 14 मार्च को था, जिसकी थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी गई थी। साथ साथ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को होता है, जिसका थीम फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। ये सारे न्यूज थे, दोबारा डेज बता देता हूँ। वुमेन्स डे 8 मार्च, इन्वेस्ट इन वुमेन्स थीम था। नो स्मोकिंग डे सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। वर्ल्ड किडनी डे सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, जिसका थीम फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, एक एक न्यूज़ आप लोगों को आराम आराम से मैंने बता दिए हैं। अच्छे तरीके से इन सारों को देखना है, समझना है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो 1-2 बार रिवाइज करने से आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएंगे। डेज को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डेज को देखना और याद करना। अगर रट्टा मार सकते हो तो डेज पे तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, समझने वाला नहीं है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो डेज को, क्या करोगे। ओके, और ऐसा हो सकता है किसी के बर्थडे से याद कर लो ना,
कोई डेज है, किसी का बर्थडे आ रहा है उस डे को अपने फैमिली फ्रेंड्स में सारों का बर्थडे याद होगा और उसी दिन ही डे चेक कर लो और उसके नाम के साथ उसी डे को कनेक्ट कर लो। ऐसे करके आप डेज को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे मार्च के वीक 3 के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।